हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। एक दो दिन से आपको कुछ नेटवर्किंग की समस्या से या कह सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग में कुछ समस्या होने के कारण ग्राफिक को लेकर के कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पाए। इस बात का खेद है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्राफिक कला या छापा कला का इतिहास देखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा भारत में छापा कला के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए उस संबंध में भी हम लोग देखे थे। एक चीज रह गया था, भारत में छापा कला के विकास में एक संगठन की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोगों ने उस संगठन की चर्चा नहीं किए थे। आज थोड़ा सा इस संगठन की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो छापा कला से संबंधित संगठन है और वह संगठन है ग्रुप 8 या ग्रुप 8, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और यह संगठन दिल्ली कला विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे एक शिक्षक कलाकार थे, जिनका नाम था जगमोहन चोपड़ा। और जगमोहन चोपड़ा के संरक्षण में इनके 8 शिष्यों ने मिलकर के एक संगठन स्थापित किए जो छापा कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रुप 8 या ग्रुप 8। हम लोग आधुनिक चित्रकला में बहुत से संगठन देखे हैं जिन्होंने चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि हम लोग ग्राफिक कला पढ़ रहे हैं, छापा कला पढ़ रहे हैं, तो छापा कला के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई ग्रुप 8 के द्वारा निभाई गई। और इस ग्रुप 8 की स्थापना का जो समय है ये 1967 ईस्वी में है। 1967 ईस्वी में स्थान नई दिल्ली में यह संगठन स्थापित हुआ और जिसके संरक्षक जगमोहन चोपड़ा थे। और इस संगठन के अगर सदस्यों की बात करें तो हम लोग देखे थे, चर्चा किए हैं कि इस संगठन में कुल 8 सदस्य थे। और इन 8 सदस्यों में अनुपम सूद, जगदीश डे, विजय शर्मा, प्रशांत विचित्र, उमेश वर्मा, योग शक्ति चोपड़ा, लक्ष्मी दत्ता और जीवन अदालजा, ये 8 सदस्यों ने मिलकर ग्रुप 8 के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये ग्रुप 8 महत्वपूर्ण है। और इस संगठन से जुड़े हुए जो कलाकार हैं सब मुख्यतः छापा कलाकार या ग्राफिक कलाकार हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा और कभी कभी 4 चित्रकारों को दे देगा, इसमें पूछेगा कौन भिन्न है, और उसमें ग्राफिक कला से जुड़े हुए चित्रकार रहेंगे। एक मान लीजिए कोई चित्रकार को दे देगा। तो इस तरह से कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ग्रुप 8 के पश्चात हम लोग देखेंगे छापा कला के अंतर्गत वर्तमान में बहुत सी विधियां प्रचलित हैं, लेकिन हम लोग यहाँ छापा कला से संबंधित 4 प्रमुख विधियों की चर्चा करेंगे। और इन प्रमुख विधियों में एक विधि, सबसे पहली जो विधि है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और वो है रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस, या इसी को कहीं कहीं कहा गया है रिलीफ मेथड। और रिलीफ मेथड को हिंदी में कहा गया है
उभार सतह उत्कीर्णन। छपाई की दूसरी तकनीक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है इंटेग्लियो मेथड या इंटेग्लियो प्रोसेस। इसी को हिंदी में कहा गया है अंतः सतह उत्कीर्णन या गड्ढेदार विधि। लोग अभी इस पर 2-3 चरणों में विस्तार से इसको देखेंगे। और तीसरी जो तकनीक है लिथोग्राफी या प्लेनोग्राफी, इसी को हिंदी में कहा गया है समतल सतह प्रणाली या इसी को शिला चित्रण, अश्म मुद्रण, विभिन्न नाम दिए गए हैं। नाम देने के पीछे क्या आधार रहा है हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। और जो चौथी विधि है वह है स्टेंसिल। तो इन 4 विधियों को हम लोग विस्तार से देखेंगे और इन 4 विधियों से किस तरह से छपाई होती है, इन 4 विधियों की कौन कौन सी इसके अंतर्गत विधियां हैं, किसके द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया, कैसे प्लेट की संरचना होती है, किस तरह से प्लेट बनाई जाती है, किस आकार में प्लेट तैयार की जाती है, और उभार सतह क्या है, अंतः सतह क्या है, समतल सतह क्या है, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इन 4 विधियों में सबसे पहले चर्चा करते हैं और वह है रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस या अंतः सतह उत्कीर्णन। हम लोग चर्चा करेंगे रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस या इसी को कहा गया है उभार सतह उत्कीर्णन। इसलिए पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये उभार सतह उत्कीर्णन या रिलीफ मेथड है क्या, फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती हैं उस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और इन 4 विधियों का संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग रिलीफ प्रोसेस या रिलीफ मेथड के अंतर्गत केवल एक एक मेथड को देख करके उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि रिलीफ मेथड में किस तरह से प्लेट तैयार किया जाता है, किस तरह से जो है उसकी छपाई की जाती है, इत्यादि चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं रिलीफ। लोग जब कला के अंतर्गत रिलीफ आर्ट की चर्चा किए थे और वहाँ हम लोग चर्चा की थी रिलीफ आर्ट या इसी को कहा गया है, जो लोग नहीं उसको समझे थे उनको बता दें कि रिलीफ आर्ट को भास्कर्य कला कहा गया है या इसी को अर्धचित्र भी कहा गया है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी दीवार में एक उभारदार आकृति बना दी जाती है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है, जो है दिखता है कि जैसे आधा मूर्ति बनाया गया है। लेकिन मूर्ति और इस रिलीफ आर्ट में अंतर यह है कि इसका भास्कर कला या रिलीफ आर्ट का हम अवलोकन चारों तरफ से नहीं कर सकते हैं, जबकि मूर्तियों को हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो इस भास्कर कला या रिलीफ आर्ट के 2 भाग बताए गए थे, एक हाई रिलीफ, दूसरा लो रिलीफ या इसी को हिंदी में कहा गया उच्च भास्कर या निम्न भास्कर। जब आकृतियां ज़्यादा उभार कर बना दी जाती हैं जो है तो उसको हाई रिलीफ बोलते हैं और इसमें जीवंतता दिखती है। और जब आकृतियों में थोड़ा सा चपटापन होता है लेकिन उभरी दोनों हुई होती हैं उसको लो रिलीफ बोलते हैं। तो यहाँ रिलीफ का तात्पर्य हो गया जो उभरा हुआ हो, यानी उभरे हुए भाग पर रंग लगा करके रिलीफ मेथड के तहत छपाई की जाती है। जैसे आप लोग मोहर वगैरह देखे होंगे सामान्य रूप से, उसमें जिस पर रंग लगता है जो है वो कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। उभरे हुए अक्षरों पर हम रंग लगा करके उसको छाप देते हैं। तो वो रिलीफ मेथड का ही उदाहरण है या रिलीफ प्रोसेस का उदाहरण है।
या जैसे हमें कोई चीज छापनी है तो जो प्लेट होता है, हम प्लेट पर उल्टी आकृति छाप देते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट पर कोई चित्र बनाना है, कोई अक्षर बनाना है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उल्टा चित्र बनाना कठिन होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ट्रेसिंग पेपर ले लेते हैं। और इस ट्रेसिंग पेपर पर जो भी हमको छापना होता है, जो भी हमें प्लेट तैयार करने के लिए जो भी बनाना होता है, उसको हम इस पर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें सी अक्षर छापना है, तो इस पर सी अक्षर बना लिए और इसके पश्चात इस पर ट्रेसिंग पेपर रख करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, तो ये जो अक्षर है, ये अक्षर इस पर उल्टा बन जाता है। ट्रेसिंग पेपर हटा करके जहां अक्षर बना है उसको छोड़ करके बाकी चीजों को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा गहराई से खोद देते हैं। तो ये जो अक्षर होता है ये उभरा हुआ दिखता है, और इसके बाद में इसी उभरे हुए हिस्से पर रंग लगा करके हम इसके माध्यम से, इस प्लेट के माध्यम से चीज़ों को छाप लेते हैं। तो एक कॉमन सी बात ध्यान रखिएगा, प्लेट चाहे रिलीफ मेथड का हो, अंतः सतह उत्कीर्ण का हो, इंटेग्लियो प्रोसेस का हो, या समतल सतह उत्कीर्ण का हो, या लिथोग्राफी का है, प्लेट पर सारे के सारे चित्र उल्टे बनते हैं और जब छापते हैं तो वो सीधा हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चाहे रिलीफ मेथड हो, इंटेग्लियो मेथड हो या लिथोग्राफी हो, सभी प्लेट पर जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो उल्टी होती हैं। स्टेंसिल जो होता है उसका प्रोसेस अलग है, उस पर आकृतियां सीधी बनाई जाती हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये तीन जो तकनीक हैं इस पर हम लोग भी चर्चा किए थे, तीनों का नाम बताए थे, उसमें सब में आकृतियां उल्टी बनाई जाती हैं। तो प्लेट जो है, प्लेट पर आकृतियां जो भी चित्र बनाना होता है वो उभरा हुआ होता है, और उसी उभरे हुए भाग पर रंग लगा करके हम आकृतियों को छाप लेते हैं। तो इसी को रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस या उभार सतह उत्कीर्ण कहा गया है। तो हम लोग अगर इसको समझ गए हों तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सामान्य जानकारी लेते हैं। अभी हम लोग इस पर एक बार और विस्तार से खूब चर्चा करेंगे और देखते हैं कि इस रिलीफ मेथड के अंतर्गत दो प्रकार से छपाई होती है। प्लेट को थोड़ा सा हटा दें, प्लेट बार बार आएगा, हम लोग देखेंगे। लेकिन इस रिलीफ मेथड के अंतर्गत दो विधियों से छपाई होती है। एक विधि है वुडकट, और दूसरी है लिनोकट। यानी वुडकट तकनीक और लिनोकट तकनीक से रिलीफ प्रोसेस के अंतर्गत या उभार सतह उत्कीर्ण के अंतर्गत छपाई की जाती है। और जहाँ तक वुडकट की बात है तो वुड का अर्थ ही होता है लकड़ी। तो यहाँ वुडकट में जो प्लेट होती है
जिस प्लेट पर आकृतियों को उभारदार बना करके छापा जाता है उसकी प्लेट किसकी होती है? वुड का अर्थ होता है लकड़ी। और इस तकनीक से जो खोज हुई वो खोज होती है 1400 ईस्वी में चीन में इसकी खोज होती है। तो अभी सामान्य रूप से देख लेते हैं रिलीफ मेथड के अंतर्गत वुडकट तकनीक से जो छपाई होती है उसकी प्लेट जो है लकड़ी की होती है और इसकी खोज 1400 ईस्वी में चीन में होती है। और दूसरी है लिनोकट। लिनोकट तकनीक में जो प्लेट होती है वो रबड़ की होती है। लोग जब नंदलाल बोस को देख रहे थे तब वहां देखे थे कि नंदलाल बोस ने लिनोकट तकनीक से गांधी जी का दांडी मार्च नाम का एक चित्र बनाया था जिसमें उन्होंने काले और सफेद रंग से लिनोकट तकनीक से वो चित्र बनाया था। तो ये जो लिनोकट तकनीक है इसमें प्लेट जो होती है वो रबड़ की होती है। और इसकी खोज 1920 ईस्वी में क्लोड फ्लायड और भविष्यवादी कलाकारों ने मिलकर के किया था। यूरोप में बहुत से वाद प्रतीत हुए, उसी वाद के अंतर्गत एक भविष्यवाद है। हम लोग यूरोपीय चित्रकला पढ़ेंगे तो हम वाद की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्लोड फ्लायड और भविष्यवादी कलाकारों ने मिलकर के इस लिनोकट तकनीक की खोज 1920 ईस्वी में किया। लोग रात में पढ़ रहे हैं, रात में जो वीडियो बना रहे हैं, लगभग 11-12 बज रहा है। भाई तमाम गाड़ियां आ जा रही हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद की स्थिति ये है। आइए इधर देखते हैं। रिलीफ मेथड के अंतर्गत 2 तरीके के प्लेट होते हैं और एक होता है वुडकट जिसमें प्लेट लकड़ी की होती है और इसकी खोज 1400 ईस्वी में चीन में हुआ। लिनोकट में प्लेट रबड़ की होती है, खोज 1920 ईस्वी में क्लोड फ्लायड और भविष्यवादी कलाकारों ने मिलकर के किया था। और दोनों तरह के प्लेटों में जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो उभरी हुई होती हैं, जो उत्कीर्ण होता है वो उभरी हुई होती हैं। तो हम लोग रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस समझ लिए और रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस को भी हम लोग और विस्तार से देखेंगे। आगे देखेंगे कि वुडकट में जो लकड़ी की प्लेट होती है कैसे उस प्लेट को तैयार किया जाता है। लिनोकट में जो रबड़ की प्लेट होती है उसको तैयार करने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग होता है, उन सब के बारे में हम लोग और विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सामान्य रूप से देख लेते हैं कि जो दूसरा मेथड है, जो दूसरा प्रोसेस है, इंटाग्लियो मेथड या इंटाग्लियो प्रोसेस में किस तरह से छपाई होती है। हम लोग रिलीफ मेथड के बाद में हम लोग दूसरी विधि देखते हैं और यह है इंटाग्लियो मेथड या इसी को इंटाग्लियो प्रोसेस भी कहा गया है और हिंदी में कहा गया है अंतः सतह उत्कीर्णन या कहीं कहीं इसी को गड्ढेदार विधि कहा गया है। असल में यहाँ जो प्लेट होती है वो प्लेट धातु की होती है। लोग जब बहुत विस्तार से जब इसे पुनः देखेंगे
तब वहाँ देखेंगे यहाँ तांबे का, जस्ते का या जिंक कहा गया है, स्टील, तमाम तरह के प्लेट प्रयोग होते हैं। और जो भी प्लेट होता है वो धातु का होता है, लेकिन धातुओं में कौन सी धातु की प्लेट सबसे अच्छी होती है? जैसे तांबे धातु की प्लेट अच्छी होती है। और इस पर जो खुदाई की जाती है, कैसे खुदाई होती है? 2 तकनीकियों से खुदाई होती है सामान्य रूप से, और किस अम्ल से खुदाई होती है, किस यंत्रों से खुदाई होती है, उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी सामान्य रूप से देखते हैं कि इंटेग्लियो मेथड या इंटेग्लियो प्रोसेस या अंतः सतह उत्कीर्णन क्या है। दरअसल यहाँ जो प्लेट होती है, हम लोग एक ही चित्र को उदाहरण बना करके समझेंगे, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ देखते हैं जो प्लेट होती है, प्लेट किसकी होती है? वो धातु की होती है। और इस धातु के प्लेट पर हमको आकृतियाँ जो बनानी है वो उल्टी ही बनानी है, हम लोग पहले भी देखे थे। और उसके लिए हम लोग एक ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, जो पद्धति हम लोग लीफ मेथड में अपनाए थे। जैसे यहाँ मान लीजिए हमें एक अक्षर बनाना है, सी की छपाई करनी है, ट्रेसिंग पेपर पर बना करके इस पर उल्टा रख करके ऊपर से रगड़ेंगे तो यहाँ पर जो है सी अक्षर जैसी आकृति बन जाएगी। सेम नहीं बन रहा है। तो हम लोग उभार सतह में देखे थे या रिलीफ में देखे थे कि ये जहाँ अक्षर बना है उसको छोड़ करके बाकी क्या करते थे? काट लेते थे, जो है गड्ढा गाढ़ा कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, जिसको हमें छापना है उसको हम गहराई से क्या करेंगे? खुदाई कर देंगे, उसे यहाँ गड्ढा कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। यानी जो सतह यहाँ है छपाई वाला कैसा है? अंदर का है। और बाद में इस पर पूरा हम लोग जो भी जिस रंग में छापना होता है रंग लगाते हैं, और रंग लगाते हैं तो ये रंग अंदर तक आ जाता है, और बाद में ऊपर से प्लेट को साफ कर देते हैं। ये पूरा प्लेट जो है साफ कर देते हैं तो रंग अंदर भर जाता है, और इसके बाद में ऊपर से कागज रख करके छाप ले लेते हैं तो केवल यही सी अक्षर छपता है और वो सीधा छपेगा जो है। तो यहाँ जो प्लेट होता है उसको गहराई से खोदा जाता है, इसीलिए इसको अंतः सतह उत्कीर्णन कहा दिया गया है या गड्ढेदार विधि कहा दी गई है। लेकिन ये जो प्लेट होता है वो किसकी होती है? धातु की प्लेट होती है, और तांबे धातु का प्लेट सबसे उत्तम माना जाता है। अभी हम लोग विस्तार से उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं इंटेग्लियो के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। 2 विधियों से इस प्लेट को तैयार किया जाता है। एक तो है लाइन इनग्रेविंग, इसी को हिंदी में कहा गया है रेखा उत्कीर्णन। यानी जब हम प्लेट पर आकृतियों को यंत्रों की सहायता से खोदते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे किस किस प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं इंटेग्लियो के अंतर्गत लाइन इनग्रेविंग में। तो जब हम प्लेट को, जो धातु की प्लेट होता है, यंत्रों की सहायता से खोदते हैं, गहरा करते हैं, तो उसको लाइन इनग्रेविंग या रेखा उत्कीर्णन बोलते हैं। और दूसरा है लाइन एचिंग या रेखा अम्लांकन। नहीं, जब हम धातु के प्लेट को अम्ल या एसिड की सहायता से खोदते हैं। कैसे खोदते हैं अभी हम लोग विस्तार से जब इसको देखेंगे तब देखेंगे। सामान्य रूप से देख लेते हैं कि जब हम धातु के प्लेट को अम्ल की सहायता से या एसिड की सहायता से खोदते हैं या गहरा करते हैं, गड्ढा बनाते हैं उसमें, तो इसको लाइन एचिंग या रेखा अम्लांकन कहा जाता है। हिंदी में रेखा अम्लांकन, इंग्लिश में लाइन एचिंग। तो इन 2 तकनीकियों से प्लेट में गड्ढा किया जाता है, प्लेट को गहराई से खोदा जाता है, एक अम्ल की सहायता से, एक ही यंत्र की सहायता से। यंत्र की सहायता से खोदते हैं तो उसको लाइन इनग्रेविंग,
रेखा उत्कीर्णन, और जब अम्ल की सहायता से खोदते हैं तो इसको लाइन एचिंग या रेखा अम्लांकन बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि लाइन इनग्रेविंग के अंतर्गत किस किस तकनीक से प्लेटों को खोदा जाता है, कौन कौन सी प्रमुख विधियां लाइन इनग्रेविंग या रेखा उत्कीर्णन के अंतर्गत आती हैं, और कौन कौन सी विधियां लाइन एचिंग के अंतर्गत आती हैं। ये दो चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद में इसको विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं रेखा उत्कीर्णन के अंतर्गत कौन कौन सी विधि है और रेखा अम्लांकन के अंतर्गत कौन कौन सी विधि है। हम लोग देख रहे हैं इंटेग्लियो प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग दो तकनीक देखे थे, रेखा उत्कीर्णन, लाइन इनग्रेविंग, रेखा अम्लांकन या लाइन एचिंग। और रेखा उत्कीर्णन या लाइन इनग्रेविंग के अंतर्गत छपाई की तीन तकनीक है। एक है प्लेट इनग्रेविंग। असल में जो प्लेट इनग्रेविंग है इसकी खोज 1430 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा है ड्राई पॉइंट, और ड्राई पॉइंट की खोज 1480 ईस्वी में हुई थी। और मेजोटिंट की खोज 1624 ईस्वी में हुई थी। तो ये सारी की सारी जो तकनीक है इसमें प्लेट को यंत्रों की सहायता से खोजा जाता है, चाहे प्लेट इनग्रेविंग हो, ड्राई पॉइंट हो या मेजोटिंट हो। हम लोग जब इसको विस्तार से देखेंगे इंटेग्लियो प्रोसेस के अंतर्गत तो कैसे कैसे प्लेट को किन यंत्रों की सहायता से खोदा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। और जो दूसरी तकनीक है इंटेग्लियो के अंतर्गत वो है रेखा अम्लांकन या लाइन एचिंग। हम लोग पहले ही बताए थे कि यहाँ जो प्लेट को खोदा जाता है वो अम्ल या एसिड की सहायता से खोदा जाता है। हम लोग देखेंगे तो कौन सी एसिड प्रयोग की जाती है, कितनी मात्रा में प्रयोग की जाती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब पर विस्तार से वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं लाइन एचिंग के अंतर्गत एक है रेखा अम्लांकन या इसी को कहा गया है लाइन एचिंग। और इस लाइन एचिंग की खोज 1515 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इकट्ठे भार ना पड़े, इसके थोड़ा सा समय बता दे रहे हैं। और दूसरा है एक्वाटिंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसकी खोज 1748 ईस्वी में की गई थी। और दूसरा है विस्कोसिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारतीय कलाकार थे कृष्ण रेड्डी, अभी पिछले साल इनकी मृत्यु भी हुई है। विस्कोसिटी का प्रश्न यहाँ भारत में किए थे।
और इस विस्कोसिटी को की खोज 1920 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। इसको और भी कई नाम दिए गए हैं। इसी को वर्णसंयता या इसी को बहुरंगी छापा विधि भी कहा गया है। इसमें विविध रंगों से आकृतियों को छापा जाता है। हम लोग देखेंगे जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से दो विधियों से इंटेग्लियो प्रोसेस के अंतर्गत छपाई होती है। और इसकी हम लोग कौन कौन सी लाइन एचिंग के अंतर्गत और लाइन इनग्रेविंग के अंतर्गत कौन कौन सी टेक्निक है, हम लोग इसको देखें। और इसको देखने के पश्चात हम लोग एक और महत्वपूर्ण तकनीक है, वो है लिथोग्राफी। तो ये तीसरी तकनीक है प्लेनोग्राफी, लिथोग्राफी, या इसी को समतल सतह प्रणाली कहा गया है, असमुद्रण कहा गया है, शिला चित्रण कहा गया है। असल में इस पर जो प्लेट होती है, ना तो यहाँ गहराई से खोदा जाता है, ना आकृतियों को उभारा जाता है। प्लेट कैसी होती है? समतल होती है। लेकिन यहाँ प्लेट किसकी होती है? पत्थर की होती है। और पत्थर में एक पत्थर तथा बावेरिया पत्थर, जिस पर बहुत अच्छी जो है छपाई होती थी। लेकिन भारत में जो प्रयोग किया जाता है अब अधिकतर बावेरिया पत्थर तो मिल नहीं पाता है, इसलिए चूना पत्थर के प्लेट का खूब प्रयोग होता है। लेकिन ये प्लेट कैसा होता है? समतल होता है। लेकिन इस पर भी जो चित्र बनाए जाते हैं वो उल्टे बनते हैं। जैसे हम लोग उभार सतह उत्कीर्ण या अंतः सतह उत्कीर्ण में देखे थे, वैसे समतल सतह उत्कीर्ण में चित्र यहाँ भी उल्टा बनाया जाता है, लेकिन प्लेट जो है वो समतल होता है। और इस समतल प्लेट पर उल्टी आकृतियां बना करके सीधा छापा ले लिया जाता है। प्लेट होता है पत्थर का और इसकी दो तकनीक है। एक लिथोग्राफी और दूसरी है ऑफसेट लिथोग्राफी। असल में इस लिथोग्राफी की खोज 1748 ईस्वी में होती है। 1748 ईस्वी में लिथोग्राफी की खोज हुई थी। और ऑफसेट लिथोग्राफी की खोज 1906 ईस्वी में ऑफसेट लिथोग्राफी तकनीक से की खोज की गई थी। तो इसमें लिथोग्राफी में हम लोग दो देखेंगे, लिथोग्राफी, ऑफसेट लिथोग्राफी। कैसे छापा जाता है अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पत्थर कैसा बनाया जाता है, उस पर कैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो ये हम लोग तीसरी प्लेनोग्राफी या समतल सतह उत्कीर्ण देखे थे। और चौथा है वो है स्टेंसिल। स्टेंसिल जो होता है, स्टेंसिल एक प्लेट होता है। प्लेट को काट करके, जैसे मान लीजिए हमको कोई चित्र छापना है, मान लीजिए ए अक्षर का चित्र हमें छापना है, तो उस प्लेट को काट करके
पहले उस पर जिस तरह से बेचा बनाना है एक निश्चित आकार में इसको काट लिया जाता है और उसके बाद में जिस पर भी इसे छापना होता है उसे के ऊपर रख करके रंग लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ कटा वाला हिस्सा होता है वहाँ वहाँ रंग लग जाता है, फिर इसको हटा देते हैं। इसका थोड़ा सा एक फायदा होता है कि मान लीजिए हमको ए अक्षर छापना है और हर जगह जो है समान लंबाई चौड़ाई का अक्षर बने, तो स्टेंसिल तकनीक से छापते हैं। जो है कुछ सेरीग्राफ में भी इसी तरह से प्रयोग होता है, थोड़ा सा दूसरा होता है वो। तो स्टेंसिल तकनीक में जो प्लेट पर आकृतियों को काटा जाता है वो सीधा होता है, ये उल्टा नहीं होता। वो छापा तकनीक में हम लोग देखे थे लिथोग्राफी में, लिथोग्राफी हो, इंटाग्लियो हो या रिलीफ हो, सब में जो आकृतियां होती हैं वो उल्टी बनाई जाती हैं, लेकिन स्टेंसिल में सीधा इसकी होती है, कटाई होती है, सीधे रख करके छाप दिया जाता है रंग लगा करके। हम लोग देखे भी होंगे इसका उदाहरण कई। तो यहाँ हम लोग छपाई की 4 विधियों की संक्षिप्त में चर्चा किए हैं। अभी विस्तार से चर्चा करना बाकी है। सामान्य रूप से हम लोग देख लिए हैं कि जो रिलीफ मेथड होता है प्लेट लकड़ी की और रबड़ की होती है, वुडकट में लकड़ी की, लिनोकट में रबड़ की। हम लोग इंटाग्लियो में देखे थे यहाँ प्लेट धातु की होती है। समतल सतह में देखे हैं प्लेट जो होती है वो पत्थर की होती है। तो हम लोग इस छपाई की 4 विधियों की संक्षिप्त में जानकारी लिए थे। अगले वीडियो में हम लोग पुनः रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस देखेंगे। रिलीफ मेथड या रिलीफ प्रोसेस में किस तरह से छपाई होती है, कैसे प्लेट बनाया जाता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।